नमस्कार दोस्तों, दिशा इराइजे में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पौधों में समन्वय, पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि जंतुओं में समन्वय एवं नियंत्रण किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ेंगे इस पार्ट में, पार्ट सेकंड में, पौधों में समन्वय। देखिए बच्चों, पौधों के अंदर ना तो कोई केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और ना कोई पेशीय ऊतक होते हैं। तो बात यह आती है कि पौधे किस प्रकार से समन्वय करते हैं। तो पौधों के समन्वय के बारे में हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। शरीर की क्रियाओं के नियंत्रण तथा समन्वय के लिए तंत्रिका तंत्र होता है, लेकिन पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है और न ही पेशियां होती हैं। अतः वे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया कैसे करते हैं। अतः पादप दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। पादप अनुक्रिया करने के लिए या समन्वय करने के लिए दो भिन्न प्रकार की गतियां दर्शाते हैं। एक गति तो उनकी वर्दी पर आश्रित होती है और एक वर्दी से मुक्त होती है। एक तो वर्दी से आश्रित, वर्दी पर निर्भर होती है, और दूसरी वर्दी से मुक्त होती है। अब पौधों में गतियां किस प्रकार की होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पौधों में वर्दी पर निर्भर न होना, वो गतियां जो वर्दी पर निर्भर नहीं हैं। दूसरी प्रकार की गतियां हैं जो वर्दी पर निर्भर गति होती हैं, जो वर्दी पर निर्भर होती हैं। उन दो प्रकार की गतियों के द्वारा पौधे कौन सी क्या करते हैं, समन्वय। पौधों के अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर पौधे समन्वय करते हैं। उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया में वृद्धि पर निर्भर न होना। जब पौधे उद्दीपन के लिए प्रति अनुक्रिया करते हैं तो पहली गति है वृद्धि पर निर्भर न होना। वो किस प्रकार अपनी वृद्धि पर निर्भर न होकर अपनी अनुक्रिया दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर पौधे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर, किसका, विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में भेजते हैं। सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में किसका उपयोग करते हैं, विद्युत रासायनिक साधन का। जबकि जंतु विद्युत आवेगों का उपयोग कर रहे थे, यहाँ पे विद्युत रासायनिक साधन का उपयोग कर सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाया जाता है। कोशिका अपने अंदर, पादप कोशिकाओं में क्या होता है, कोशिका अपने अंदर उपस्थित जल की मात्रा में परिवर्तन करके भी समन्वय स्थापित करती है, जिससे कोशिका फूल जाती है या सिकुड़ जाती है। जैसे कि छुई मुई के पौधे को, जैसे कि छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूने पर पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। मतलब उनकी कोशिकाओं में जो पानी स्थित था उसमें कोशिकाओं ने परिवर्तन किया, जिसके कारण हमने उस जैसे ही छुई मुई की पत्तियों को टच किया तो पत्तियां सिकुड़ गई, संकुचन हो गया उसके अंदर। पत्तान वृद्धि के कारण गति, ये दिशिक या अनुवर्तन गतियां उद्दीपन के कारण होती हैं। अनुवर्तन गतियां जो पौधों की अनुक्रिया के कारण होने वाली गतियां अनुवर्तन गतियां कहलाती हैं, ये उद्दीपन के कारण होती हैं। पर्तान, पर्तान शब्द से मैं आपको बता दूं, पर्तान उन पौधों में पाए जाते हैं जिनके तने कमजोर होते हैं या मुलायम होते हैं। पर्तान पत्तियों का रूपांतरित रूप होता है। ये धागे जैसी संरचना होती है जो किसी वस्तु के सहारे लिपटकर पौधे को वर्दी कराने में सहायक होते हैं। जैसे तोरई, अंगूर आदि की बेल जो होती हैं उसमें पर्तान पाए जाते हैं। पर्तान का वह भाग जो वस्तु से दूर होता है वस्तु के पास वाले भाग की तुलना में अधिक गति करता है। पर्तान का वह भाग जो वस्तु के पास होता है, जिसके वो लिपटना चाहता है उसके पास होता है, उसकी बजाय उससे जो दूर भाग होता है वो अधिक तीव्र गति या तीव्र वृद्धि करता है।
और जिससे वो वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है, उस वस्तु के चारों तरफ लिपट जाता है। अब गतियों के प्रकार, वर्दी पर आधारित गतियां हैं उनके प्रकार देखिए। प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश शब्द से आप समझ रहे होंगे कि प्रकाश की तरफ गति, प्रकाश की तरफ गति। पौधे का जो जमीन से ऊपरी भाग होता है, एक तो जमीन के अंदर होता है, एक जमीन से ऊपरी भाग होता है। जो ऊपरी भाग होता है वो हमेशा प्रकाशानुवर्तन गति करता है, प्रकाश की तरफ गति। दूसरा भाग है, दूसरी गति है गुरुत्वानुवर्तन। शब्द से पता चल रहा है आपको, गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ गति, पृथ्वी की तरफ या दूर गति, पृथ्वी की अंदर। गुरुत्वाकर्षण का मतलब किधर होता है, पृथ्वी की नीचे की तरफ। पौधे की जड़ हमेशा किस तरफ गति करती है, गुरुत्वानुवर्ती गति करती है। नेक्स्ट, रसायनानुवर्तन गति, रसायनों के अनुदिश गति। रसायन गति कहते हैं जैसे प्राग नली का अंडाशय की तरफ गति। प्राग नली हमेशा अंडाशय की तरफ गति करती है, किससे प्रभावित होकर, रसायन से प्रभावित होकर रसायन के अनुदिश गति करती है। अगली बात, जलानुवर्तन गति। जलानुवर्तन का मतलब होता है कि जल की तरफ गति, पानी की तरफ गति। जड़ें हमेशा पानी की तरफ गति करती हैं और पानी हमेशा भूमि के नीचे जड़ों के पास होता है, जड़ें उसी तरफ गति करती हैं। इसका मतलब जो चारों गति आपको बताई उनके शाब्दिक अर्थों से ही पता चलता है कि पौधे की गति किस दिशा में हो रही है। पहली गति बताइए आपको, प्रकाशानुवर्तन जो प्रकाश की तरफ। दूसरी बताइए गुरुत्वानुवर्तन जो गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ। तीसरी गति बताइए आपको रसायनानुवर्तन, पौधों के अंदर प्राग नली जो होती है वो अंडाशय की तरफ रसायन से प्रभावित होकर ही गति करती है। और चौथी गति है जलानुवर्तन, जल से प्रेरित होकर गति या जल की तरफ गति। पादप हार्मोन, अभी हम पढ़ रहे थे पादपों की पादप समन्वय किस प्रकार से करते हैं, गति के द्वारा। एक तो कि पौधों में कोई भी ना तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ना कोई पेशियां होती हैं, तो उनमें अंदर समन्वय के लिए क्या होता है, एक तो गतियों पर निर्भर होते हैं पौधे। दूसरा है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं पौधों के समन्वय के लिए। पौधों के अंदर होने वाली समन्वय क्रियाओं के लिए पादप हार्मोन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये वो रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया रसायन का समन्वय करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन निम्न हैं। ये वो रसायन हैं जो पौधों की वृद्धि, विकास व अनुक्रिया रसायन का समन्वय करते हैं। इन सभी क्रियाओं का हार्मोन्स पौधे के अंदर समन्वय करते हैं। मुख्य पादप हार्मोन निम्न हैं। मुख्य पादप हार्मोन निम्न है। पहला पादप हार्मोन है ऑक्सिन। इसका मुख्य कार्य देखो कि कहाँ होता है। ऑक्सिन कोई भी पौधा होता है उस पौधे के शीर्ष भाग पर, अग्र भाग पर होते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोशिका की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है। कोशिका की लंबाई में वृद्धि करने में अग्र सिरे पे पाया जाता है तो वृद्धि में सहायक होता है। प्रकाशानुवर्तन में सहायक होता है। प्रकाशानुवर्तन प्रकाश की तरफ गति करता है। पौधे के दो भाग, जड़ एवं जमीन के ऊपर वाला भाग और जमीन के नीचे वाला भाग। जमीन के ऊपर वाला भाग हमेशा प्रकाशानुवर्तन गति करता है। मतलब ये ऑक्सिन हार्मोन जो पौधे के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, अग्र भाग पर पाया जाता है, तो इसका मतलब प्रकाशानुवर्तन गति में सहायक होता है। दूसरी बात आती है बच्चों जिब्रेलिन हार्मोन। दूसरा हार्मोन कौन सा है, जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन तने की वृद्धि में सहायक होता है। कहाँ पाया जाता है, तने के अंदर। यह तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये तो ऊपरी शाखाओं में था ऑक्सिन हार्मोन, तो ये तने की वृद्धि में सहायक होता है।
साइटोकाइनिन कोशिका का विभाजन तीव्र करता है। साइटोकाइनिन हार्मोन होता है तीसरा हार्मोन जो पौधों में पाया जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन जो कोशिका का विभाजन तीव्र करता है, फल व बीज में अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये हमेशा पौधों की कौन सी जगह पर है? फल एवं बीजों के अंदर साइटोकाइनिन हार्मोन अधिक मात्रा में पाया जाता है। 3 हार्मोन आपने पढ़े यहाँ पर। चौथा हार्मोन आता है जो पौधों की वृद्धि के संदमन से संबंधित होता है, जो पौधों की वृद्धि को रोकता है। एप्सिक अम्ल या एप्सिक हार्मोन या अम्ल वृद्धि संदमन हार्मोन होता है। ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। पत्तियों का मुरझाना, पत्तियों का मुरझाना, इस हार्मोन की सक्रियता से पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं। तनाव हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन, अभी हमने जो बातें पढ़ी हैं वो पादप हार्मोन, 4 प्रकार के हार्मोन पादपों के अंदर समन्वय की क्रिया करते हैं। पहला हार्मोन था ऑक्सिन हार्मोन जो पौधे की शीर्ष भाग पर पाया जाता है। दूसरा हार्मोन था जिब्रेलिन हार्मोन जो पौधे की तने में वृद्धि करता है। तीसरा हार्मोन था साइटोकाइनिन हार्मोन जो पौधों के बीज एवं फलों में पाया जाता है। और चौथा हार्मोन जो वृद्धि संदमक हार्मोन भी कहते हैं, जिसे एप्सिक अम्ल, यह है पत्तियों का मुरझाना एवं तनाव हार्मोन भी इसको कहते हैं। अब आता है बच्चों, जैसे ही जिस प्रकार से पौधों के अंदर हार्मोन पाए जाते हैं उसी प्रकार जंतुओं में भी हार्मोन पाए जाते हैं और इनका भी महत्वपूर्ण योगदान है जंतुओं की शारीरिक क्रियाओं के अंदर। हार्मोन, पहली बात, हार्मोन किसे कहते हैं? ये वो रसायन हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। ये रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जंतुओं की क्रियाओं, विकास एवं वृद्धि का समन्वय करते हैं। विकास एवं वृद्धि, विकास और वृद्धि भी दोनों शब्द अलग अलग हैं, इन दोनों में बहुत अंतर है। विकास का मतलब होता है सभी शारीरिक विकास सभी तरीके से, और वृद्धि का मतलब होता है ओनली आकार में बढ़ना, आकार में परिवर्तन, आकार में वृद्धि होना। अंतःस्रावी ग्रंथि, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद को, अंतःस्रावी ग्रंथियां से ही हार्मोन स्रावित होते हैं, ये वो ग्रंथियां हैं जो अपने उत्पाद को सीधा रक्त में स्रावित करती हैं। और ये जो स्राव होता है इनका, वो क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में एवं उनके नाम, हम हार्मोन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। देखिए बच्चों, हार्मोन, ग्रंथि का नाम, ग्रंथि की स्थिति शरीर के अंदर कि ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है और क्या कार्य है हार्मोन का, जो इससे स्रावित होने वाला हार्मोन है वो क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, एक चार्ट के द्वारा, एक सारणी के द्वारा ये चीज़ आपके सामने समझाई जा रही है बहुत सरल एवं साधारण भाषा में। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है? आउटू ग्रंथि, जिसे थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। कहाँ पाई जाती है? गर्दन में, गले में स्थित होती है। कार्य क्या है इसका? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा का उपापचय। दूसरा हार्मोन है वृद्धि हार्मोन, जो किससे स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से। इसको पिट्यूटराइन हार्मोन भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि का नाम है मास्टर ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्रंथि। मस्तिष्क में स्थित होती है। ये कहाँ पर स्थित होती है? मस्तिष्क में स्थित होती है और मटर के दाने के आकार के समान होती है। वृद्धि व विकास का नियंत्रण करती है। अपने शरीर में जो वृद्धि होती है
और जो विकास होता है उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? वर्दी हार्मोन के द्वारा एवं पीयूष ग्रंथि के द्वारा। वर्दी एवं विकास का नियंत्रण, वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथि अपने शरीर में। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन ग्रंथि अधिवर्क ग्रंथ, एड्रीनल हार्मोन है, अधिवर्क ग्रंथि से या एड्रीनलिन ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। ये वर्क के ऊपर पाई जाती है, जो अपनी किडनी होती है उसके जस्ट ऊपर पाई जाती है। बीपी, ब्लड प्रेशर, हृदय की धड़कन आदि का नियंत्रण एवं आपातकाल में लड़ने की क्षमता उत्पन्न करता है यह हार्मोन। जब हम अचानक कोई ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और सामने कुछ अचानक सांप आ गया, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ये सूझबूझ, क्या सूझबूझ दिखानी चाहिए? उससे, उस डर से लड़ने की जो हिम्मत पैदा करता है वो आपातकालीन हार्मोन होता है एड्रीनलिन हार्मोन। बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है, सारे हार्मोन ही बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक ये सूझबूझ एवं आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं। इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। कहां से स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि से, उदर के नीचे, उदर मतलब पेट के नीचे स्थित होती है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करता है, जिसे कहते हैं अपन मधुमेह रोग। अगर रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाए तो उसे मधुमेह रोग हो जाता है। एवं रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? इंसुलिन हार्मोन। और वो किस ग्रंथि से स्रावित होता है? इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है इंसुलिन हार्मोन। लिंग हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन नर में एवं एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन मादा में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो होता है नर में और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है मादा में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे स्रावित होता है? वर्षण से। और एस्ट्रोजन हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंडाशय से, जो मादा में स्थित होता है। पेट का निचला हिस्सा, यौवानरम से संबंधित परिवर्तन, जब ये हार्मोन सक्रिय होते हैं तब हमारे शरीर में भौतिक रूप से परिवर्तन नजर आते हैं, बाह्य रूप से परिवर्तन नजर आने लग जाते हैं। जैसे बच्चों के अंदर, नर के अंदर दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, और इसी प्रकार से महिलाओं में भी इससे भौतिक परिवर्तन नजर आने लगते हैं जब ये अपने शरीर में सक्रिय होते हैं तब। थायरोक्सिन हार्मोन जो आउट ग्रंथि है उसका संबंध होता है आयोडीन से। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है हमारे लिए। आयोडीन युक्त नमक अगर हम नहीं खाएंगे तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी अपने शरीर में होगी और उससे गले में एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है जिससे गला सूज जाता है, मोटा हो जाता है, और उसको सामान्य भाषा में गलगंड रोग कहते हैं या गोइटर रोग कहते हैं। इसलिए हमें हमेशा आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन युक्त नमक आवश्यक है, क्यों? आउट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए, कौन सा हार्मोन बनाने के लिए? थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। किसकी आवश्यकता होती है? आयोडीन की। थायरोक्सिन कार्बोहाइड्रेट, थायरोक्सिन हार्मोन देखो क्या कार्य करता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है एवं जिससे शरीर की संतुलित वृद्धि हो सके। इनके उपापचय का नियंत्रण करता है। ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इनके ऊपर नियंत्रण किसका होता है? थायरोक्सिन हार्मोन का। इनको उपापचय करता है वो, जिससे हमारा शरीर संतुलित वृद्धि कर सके। क्या कर सके? संतुलित वृद्धि कर सके। अतः हमें आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए। आउट ग्रंथि के सही रूप से कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। अगर आउट ग्रंथि को हमें हमेशा सही रखना है और वह सुचारू रूप से कार्य करे और हमारा विकास एवं अच्छे से हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आयोडीन की कमी से, कि हमें आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए।
आयोडीन की कमी से गला फूल जाता है, जिसे गोइटर रोग भी कहते हैं या गलगन रोग कहते हैं। गोइटर बीमारी भी कहते हैं या गलगन रोग भी इसको कहते हैं। अब आता है मधुमेह रोग, डायबिटीज। ये आम बीमारी हो गई आजकल, डायबिटीज, मधुमेह रोग। शरीर के अंदर शर्करा की मात्रा, ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ने से मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। अब इसके लिए अपनी कौन सी ग्रंथि का सही होना जरूरी है? अग्नाशय ग्रंथि का। इंसुलिन हार्मोन के लिए हमारी अग्नाशय ग्रंथि सही तरीके से कार्य करे तो ये मधुमेह रोग की बीमारी नहीं होगी। इस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। किसका स्तर बढ़ जाता है? शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इस कारण अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। और ये किसकी कमी के कारण होता है? जो अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, उसकी कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। निदान, अब इसका उपचार क्या है? इंसुलिन के इंजेक्शन लगाना। पहले टैबलेट, फर्स्ट स्टेज में टैबलेट चालू कर देते हैं, उसके बाद में इंसुलिन के इंजेक्शन लगो। पुनर्भरण क्रियाविधि, हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना। इंसुलिन हार्मोन अगर अधिक मात्रा में एवं कम मात्रा स्रावित होता है, वो दोनों ही कंडीशन हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। इसलिए इंसुलिन हार्मोन का सही मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। पुनर्भरण क्रियाविधि, हमारे हार्मोन का अधिक या कम मात्रा में स्रावित होना हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो कम मात्रा में स्रावित हो या अधिक मात्रा में स्रावित हो, दोनों ही प्रकार अपने शरीर के लिए हानिकारक हैं। पुनर्भरण क्रियाविधि यह सुनिश्चित करती है कि हार्मोन सही मात्रा में तथा सही समय पर स्रावित हो। पुनर्भरण की क्रियाविधि क्या सुनिश्चित करती है? कि ये इंसुलिन हार्मोन सही समय पर एवं सही मात्रा में स्रावित हो। उदाहरण के लिए रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि, रक्त में शर्करा के नियंत्रण की विधि। रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना एवं इसका नियंत्रण किस प्रकार? देखो, अग्नाशय द्वारा संसूचित करना। क्या? कि इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। इंसुलिन का स्राव होना, रक्त की शर्करा की मात्रा, रक्त में शर्करा की मात्रा का बढ़ना और अग्नाशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन का स्राव बंद करना। ये बच्चों, आज हम आपको पौधों में समन्वय किस प्रकार से होता है इसके बारे में आपको विस्तार से बताया, और जंतुओं में हार्मोन की क्रियाविधि को एवं किन ग्रंथियों के द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं, उनके कार्य क्या क्या हैं, ये बातें आपको अच्छी तरह से समझाई गई हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगी। धन्यवाद बच्चों।